Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar, working as Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering, PR Poti Patil, College of Engineering and Management, Amravati. I welcome you in 7th lecture of Mechanics of Material or Strength of Material. It was a homework numerical which I have given in a last lecture. So let us complete this homework and then we will discuss a new topic for this session, analysis of composite bar. So numerical was a body ABCD subjected to number of loadings 100, 80, 50 and 30 and of length 50 mm for first section, 500 mm for first section, 1000 mm for second section and 1200 mm for third section. Given data was area for complete body 500 mm square and यंग्स मॉडुलस वैल्यू इज 80 GPa. मैंने ये वैल्यू आपको कन्वर्ट करने के लिए बोली थी न्यूटन पर mm स्क्वायर में. सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. सो इट शुड बी 80 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. कैसा है एक बार देख लो. GPa गीगा पास्कल. सो गीगा मीन्स 10⁹, पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 10⁹ न्यूटन पर मीटर का कन्वर्शन mm में हो गया 10⁻³ और इसका स्क्वायर. सो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा. ये हो गया आपका अब mm स्क्वायर. अब ये हो गया 10⁶, ये हो गया 10⁹. सो 6 9 से कट गया, बचा है ऊपर 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. इसलिए फिर ये आ गया आपका 80 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. नाउ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे अभी बॉडी का. सो ये हो गया आपका फर्स्ट सेक्शन ए बी. ये बाद में करेंगे पार्ट. सबसे पहले बॉडी ड्रॉ कर ले रहा हूं मैं. एंड द लास्ट वन सी डी. ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया और उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ. सबसे पहले प्रॉब्लम को अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. सो 100 किलो न्यूटन का फोर्स अगर आपने यहाँ पे लगाया है. सो फॉर इक्विलिब्रियम 100 किलो न्यूटन हमने अपोजिट साइड में लगा दिया. लेकिन एक्चुअली यहाँ पे कितना है, 80 है. हमने 100 लगाया है इसी डायरेक्शन में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 80 ही लगाना चाहिए था. हमने कितना ज़्यादा लगा दिया, 20, और वो हो गया इस डायरेक्शन में. समझ में आ गया. 80 लगाना 100 लगाना था राइट हैंड साइड में. 100 हमने लगाया है. देखो 100 यहाँ पे लगाया तो 100 अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया. 100 हमने लगाया है, लगाना कितना था, 80. ये कहाँ से पता चलेगा, एक्चुअल न्यूमेरिकल से. 80 ही लगाना था, 100 लगा दिया तो ज़्यादा कितना लगाया, 20. इसलिए फिर अपोजिट डायरेक्शन में उसको 20 दिखा दिया. तो यहाँ पे इसको 80 बनाने के लिए हमने यहाँ पे अपोजिट में 20 कर दिया. ये क्लियर है. देखो यहाँ पे 100 जा रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है. मतलब फाइनली इस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 80 ही जा रहा है जो कि रिक्वायर्ड है. इधर 20 लगाया इसलिए इस डायरेक्शन में भी 20 लगा दिया हमने. 20 किलो न्यूटन. यहाँ पे 20 लगाया. यहाँ पे देखो अभी सी फेस पे कितना है, एक्चुअली 50 है. हमने सिर्फ 20 लगाया है तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए और 30 टू गेट 50. ये 30 हो गया. इक्वल एंड अपोजिट 30 किलो न्यूटन. देखो 30 आ गया यहाँ पे. प्रॉब्लम हमारा बैलेंस्ड है. अब सेक्शन ए बी ये टेंसाइल फोर्सेस से अप्लाइड है, इसलिए फिर यहाँ पे इलॉन्गेशन पॉजिटिव मिलेगा. सेक्शन बी सी ये भी टेंसाइल फोर्सेस से सब्जेक्टेड है तो यहाँ पे इलॉन्गेशन पॉजिटिव मिलेगा. लेकिन सेक्शन सी डी ये सेक्शन निगेटिव फोर्सेस कॉम्प्रेसिव फोर्सेस से सब्जेक्टेड है, इसलिए फिर यहाँ पे इलॉन्गेशन माइनस आएगा. मतलब वो कॉम्प्रेस होगा. इसलिए टोटल इलॉन्गेशन क्या रहेगा, DL इज इक्वल टू DL1 प्लस DL2 माइनस DL3. गॉट इट. प्लस एंड माइनस. तो ये वाला माइनस रहेगा, इसलिए फिर ये सब पार्ट कैलकुलेट करो. यहाँ पे फॉर्मूला क्या है अपना, PL/AE सभी के लिए. ठीक है. तो लोड कितना है, 100 किलो न्यूटन. PL लेंथ है 500, क्रॉस सेक्शनल एरिया 500, E है 80 × 10⁻3. अब देखो यहाँ पे AE ये पार्ट तीनों के लिए सेम है, इसलिए फिर लगे तो मैं ये ब्रैकेट में रहने दूंगा. 1/A
एंड ई इज 10⁻³ हाँ। तो ये हो गया पहला सेक्शन dl1 प्लस dl2 कितना है PL/AE, P 20 × 10⁻³ L कितना है 1000, ये हो गया। AE नीचे आ गया इधर कॉमन में, माइनस रहेगा अब ये पार्ट, माइनस अगेन PL, P 30 किलो न्यूटन एंड लेंथ इज 1200। इसको अगर कंप्लीटली आप सॉल्व करते हो तो आंसर आना चाहिए, या फिर आप सेपरेटली इलोंगेशन निकालो इसके लिए और इसके लिए, और तीनों फिर सेपरेटली ये ऐड करो और ये सब्ट्रैक्ट करो तो भी आंसर मिल जाएंगे आपको। फाइनल इलोंगेशन आना चाहिए 0.85 mm। लगे तो मैं आपके लिए आंसर्स लिख दे रहा हूँ। dl1 सेपरेटली कितना आएगा, dl1 dl2 एंड dl3 चेक कर लेना आपने। dl1 आना चाहिए 1.25 mm, dl2 आना चाहिए 0.5 mm और dl3 आना चाहिए 0.9 mm। अगर सेपरेटली आप निकालते हो तो फाइनली भी आपको ये आंसर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा फाइनल dl क्या है, dl1 प्लस dl2 माइनस dl3। माइनस क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्रेसिव है इसलिए। ओके, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल जो हमने होमवर्क में दिया था लास्ट लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ कंपोजिट बार। एनालिसिस ऑफ कंपोजिट बार। सो अब एनालिसिस देखने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट बार। कंपोजिट बार क्या है? कंपोजिट बार इज अ टर्म और इज अ थिंग विच इज अगेन अ बार मेड अप ऑफ more than two material or more than one material. So made up of more than two material, may be of equal length or different length, but should be of different material, behaving as a single unit for compression either or for extension when subjected to any compressive or tensile load. मतलब क्या है कि जैसे अगर हम इस मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, हर बार मैक्सिमम टाइम में मार्कर का एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन कैसे इमेजिन करो कि जैसे अगर मैं मार्कर का एग्जांपल ले रहा हूँ तो यहाँ पे देखो ये नीब का मटेरियल अलग है, आउटर जो बॉडी है प्लास्टिक वो मटेरियल अलग है, लेकिन ये बिहेव कैसे कर रहा है कि भाई एक चीज है, सिंगल बार। सो कंपोजिट बार इज अ बार विच इज मेड अप ऑफ मोर देन टू मटेरियल। तो एक ये मटेरियल हो गया, एक ये मटेरियल हो गया, बिहेविंग एज अ सिंगल यूनिट, बस जैसे कि एक ही है। कब? फॉर कॉम्प्रेशन और एक्सटेंशन, कि मतलब आप इस पर जब लोड अप्लाई करोगे तो अंदर वाला मटेरियल और बाहर वाला मटेरियल दोनों भी अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो दोनों सेम स्ट्रेच करेंगे, अगर आप कॉम्प्रेस कर रहे हो तो सेम अमाउंट से ही भी कॉम्प्रेस करेंगे। तो ये हो गया कंपोजिट बार। तो परफेक्ट कंपोजिट बार क्या रहेगा कि वो 3 या 4 मटेरियल से भी बना हो तो भी जब भी आप उस पर लोड अप्लाई करोगे, अगर वो लोड टेंसाइल है तो सेम अमाउंट से स्ट्रेच होगा दोनों के दोनों मटेरियल और दोनों के दोनों बार। अगर आप उसको कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहे हो तो दोनों सेम अमाउंट से ही डिक्रीज होगी। ओके, सो इट शुड बी बिहेव्ड एज अ सिंगल यूनिट। तो ये हो गया आपका कंपोजिट बार। नाउ एनालिसिस ऑफ कंपोजिट बार। तो हमें यहाँ पे 2 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 कि अगर हम कंपोजिट बार की बात कर रहे हैं तो उसमें जो कुछ भी इलोंगेशन आएगा, इलोंगेशन शुड बी सेम, और इलोंगेशन सेम रहेगा अगर वो कंपोजिट बार है। तो इलोंगेशन सेम मतलब क्या है? दैट इज स्ट्रेन, यू कैन से स्ट्रेन इज सेम इन कंपोजिट बार। इलोंगेशन मतलब सपोज पहले मटेरियल का इलोंगेशन dl इज इक्वल टू dl2, दूसरे मटेरियल का इलोंगेशन। कंपोजिट बार मतलब कैसे? देखो ये हो गया, अगर सपोज कोई एल्यूमिनियम मटेरियल है और उससे ही लग के दूसरा कोई स्टील मटेरियल है, बिहेव कैसे करेगा कि कोई एक सिंगल यूनिट है, एक ही यूनिट है, अगर आप उसको
लोड अप्लाई कर रहे हो जो कि पुल नेचर है, आप उसको खींचोगे तो जितना भी जो एक्सटेंशन आएगा वो दोनों मटेरियल में सेम आएगा। सपोज अगर आप उसको कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहे हो तो जो कुछ भी वो डिक्रीज होगा वो सेम अमाउंट से ही होगा। इट मीन्स अ कंपोजिट बार। ठीक है। सेकंड चीज, जब भी कंपोजिट बार की बात करेंगे तो उसमें सेकंड जो चीज फॉलो होगी वो रहेगी लोड कैरिड बाय कंपोजिट बार is equal to the sum of load carried by each bar। जो कोई भी आप लोड यहां पे लगा रहे हो, आइदर वो टेंसाइल है या फिर कॉम्प्रेसिव है। सपोज आपने लोड लगा दिया 5000 न्यूटन। सो ये टोटल लोड, एक्चुअली लोड क्या है, इट इज अ लोड टेकन बाय एल्यूमिनियम एज वेल एज स्टील। एल्यूमिनियम और स्टील पे जो लोड आ रहा है उनका सम होके ये हो गया आपका टोटल लोड। इट डजेंट मीन कि ये दोनों इक्वल लोड सस्टेन करें। जस्ट लाइक अगर 5000 न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2500 का और 2500 का लोड डिवाइड हो रहा है। इट डजेंट मीन। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 1000 है, लेकिन टोटल लोड विल बी कैरिड बाय टू मटेरियल, एल्यूमिनियम एज वेल एज स्टील। दैट मीन्स, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो इस पे से दो फॉर्मूले बनेंगे। जस्ट लाइक इलोंगेशन शुड बी सेम, दैट इज अ स्ट्रेन, स्ट्रेन इज सेम। तो स्ट्रेन अगर हम एल्यूमिनियम स्टील की बात करते हैं तो स्ट्रेन क्या रहेगा, E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। ओके, सो strain in one material is equal to strain in other material. So strain in aluminium equal to strain in steel. This will be कंडीशन नंबर 1। हमने स्ट्रेन इक्वल कर दिया। सेकंड कंडीशन क्या थी, लोड कैरिड बाय कंपोजिट बार इज इक्वल टू द सम ऑफ लोड कैरिड बाय ईच बार। टोटल लोड सपोज P, so total load will be load carried by aluminium plus load carried by steel, that is second one। okay, अगर इसको थोड़ा सा और हम एक्सटेंड करेंगे तो देखो, टोटल लोड इज इक्वल टू, लोड कैन बी रिटर्न एज, यू नो वेरी वेल, सिग्मा इज लोड अपॉन एरिया, हेंस लोड इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो लोड कैन बी रिटर्न एज सिग्मा इंटू एरिया। सो दिस लोड कैन बी रिटर्न एज, टोटल लोड इज लोड ऑन एल्यूमिनियम, दैट मीन्स सिग्मा इंटू एरिया। सो सिग्मा एल्यूमिनियम, दैट इज स्ट्रेस ऑन एल्यूमिनियम, इंटू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम, प्लस स्टील के लिए भी फिर से वैसे लिखो, लोड क्या है, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा स्टील एरिया स्टील। तो ये होगी सेकंड कंडीशन। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है व्हेन वी टॉक अबाउट कंपोजिट बार और व्हेन वी सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन कंपोजिट बार। आई रिपीट, कंपोजिट बार का मतलब एक ऐसा बार जो बना है एक से ज्यादा मटेरियल से, इक्वल लेंथ होगी या डिफरेंट लेंथ होगी, मेजरली हर बार इक्वल लेंथ ही रहेगी। इक्वल लेंथ है लेकिन मटेरियल डिफरेंट है और एक दूसरे से रिजिडली कनेक्टेड है। रिजिडली कनेक्टेड मतलब क्या, कि अगर आपने लोड अप्लाई किया तो सेम अमाउंट से ही स्ट्रेच होगा, अगर आपने कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई किया तो सेम अमाउंट से ही डिक्रीज होगा। तो ये हो गया आपका कंपोजिट बार। तो अगर कंपोजिट बार है तो हर बार दोनों मटेरियल में स्ट्रेन सेम रहेंगे या फिर इलोंगेशन सेम रहेगा। सेकंड क्या रहेगा, टोटल जो लोड रहेगा कैरिड बाय कंपोजिट बार, वो लोड दोनों में डिवाइडेड रहेगा, इक्वल अमाउंट से नहीं, अलग अलग अमाउंट रहेगा, लेकिन दोनों वो लोड सस्टेन करेंगे। तो ये हो गई दो कंडीशन। तो दो कंडीशन के डिपेंड हमने दोनों फॉर्मूले लिख दिए। तो दैट इज अबाउट द एनालिसिस ऑफ कंपोजिट बार। सो लेट अस डिस्कस न्यूमेरिकल ऑन एनालिसिस ऑफ कंपोजिट बार। ये दोनों फॉर्मूले आपने लिख लेना है।
फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन एनालिसिस ऑफ कंपोजिट बार। पीडीएफ शीट ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर ली है, तो उस पेज में देखो पहले न्यूमेरिकल से लास्ट न्यूमेरिकल तक कंप्लीट न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं हेडिंग वाइज। बेसिक न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, न्यूमेरिकल्स ऑन ये, न्यूमेरिकल्स ऑन वो, तो हेडिंग के हिसाब से न्यूमेरिकल आपको देखने हैं, ठीक है। वैसे तो बाय सीक्वेंस अब हम स्टडी करें न्यूमेरिकल नंबर 12 एंड द फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर analysis of composite bar. So I'm reading numerical directly. Steel bar of 3 cm diameter is enclosed centrally in a hollow copper tube of external diameter 5 cm and internal diameter 4 cm. The composite bar is then subjected to axial pull of 45,000 Newton. If the length of each bar is equal to 15 cm, 15, determine stresses in a rod and tube and load carried by each bar. और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी है स्टील के लिए और कॉपर के लिए। सो जैसे जैसे डाटा दिया वैसे वैसे हम सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं शीट के हिसाब से। ये न्यूमेरिकल नंबर 12 है और पहला न्यूमेरिकल कंपोजिट बार के लिए डाटा। स्टील बार ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर। सो डायमीटर फॉर स्टील इज 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 30 mm, is enclosed centrally in hollow copper tube of, अब एक देखो सपोज ये स्टील रॉड है या बार है और इसको एक हॉलो कॉपर ट्यूब में इंसर्ट किया गया है। ओके, अब हॉलो इसलिए सपोज कॉपर, तो कॉपर का स्टील का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, कॉपर का इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल डायमीटर ये 5 सेंटीमीटर है। डायग्राम दी नहीं है, डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ तो भी स्ट्रक्चर दिया है। तो ये यहाँ पे मटेरियल है, यहाँ पे कुछ भी मटेरियल नहीं है, ये दूसरा मटेरियल हो गया सपोज, और ये मटेरियल है आपका कॉपर। ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर है, बीच में गैप है, हॉलो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इसका फ्रंट व्यू अगर निकालना है तो देखो ये हो गया आपका कॉपर स्ट्रक्चर और ये हो गया आपका स्टील स्ट्रक्चर। ये स्टील है और ये कॉपर है। ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू। सो ये जो मिडल रॉड है इसका डायमेंशन दिया है, डायमीटर ऑफ स्टील इज 3 सेंटीमीटर। देन कॉपर ट्यूब के डायमेंशन है एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर। सो डी आई फॉर कॉपर, या फिर सिंपली मैं डी आई लिख रहा हूँ क्योंकि पता है हॉलो ट्यूब एक ही हमारे पास में। डी आई इंटरनल डायमीटर फॉर कॉपर ट्यूब इज 4 सेंटीमीटर, दैट इज 40 mm. आउटर डायमीटर फॉर कॉपर ट्यूब इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज 50 mm. डायमीटर है, आप एरिया निकाल लो। एरिया ए स्टील इक्वल टू, एरिया क्या रहेगा स्टील के लिए पाई बाय 4 डी स्क्वायर, दैट इज 30 स्क्वायर। पाई बाय 4 30 स्क्वायर आना चाहिए 706.86 mm स्क्वायर। एंड एरिया फॉर कॉपर ट्यूब हॉलो है, अगर स्ट्रक्चर हॉलो है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा पाई बाय 4 डी ओ स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर, डी ओ स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर। सो पाई बाय 4 इंटू डी ओ स्क्वायर, दैट इज 50 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। ये आना चाहिए 706.86, दोनों का सेम ही आ रहा है, तो ये हो गया आपका एरिया। नाउ यंग्स मॉडुलस वैल्यू दी है, यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील इज 2.1
इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड ई कॉपर दिया है 1.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। मैक्सिमम टाइम कभी कभी अगर फाइनल एग्जाम में भी या फिर कहीं और भी आपको ये वैल्यू दी नहीं है तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये आपको याद रखनी है। अगर स्टील है तो जनरली वेरी करेगा 2 और 2.1 इंटू 10⁵, कॉपर है 1 और 1.1, ओके, ब्रास है 1.4 लगभग। तो जैसे ये जो वैल्यूज है ये आपको वैसे याद भी रखनी है। मैक्सिमम टाइम ये वैल्यू आपको दी हुई रहेगी, अगर नहीं दी है तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है। तो ये हो गया आपका डाटा। हम डाटा दिया है मतलब डायमीटर दिया है, हमने एरिया कैलकुलेट किया है, ये वैल्यूज दी है और क्या दिया है, लोड दिया है। टोटल लोड इज 45,000 न्यूटन और लेंथ ऑफ ईच बार इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, दोनों के लिए सेम है। सो L इज 15 सेंटीमीटर और 150 mm। इतना डाटा गिवन है। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है स्ट्रेस इन स्टील, स्ट्रेस इन कॉपर, और सेकंड चीज निकालनी है लोड कैरिड बाय ईच बार। अगेन लोड कैरिड बाय स्टील बार, लोड कैरिड बाय कॉपर ट्यूब। इतना डाटा हमें निकालना है। Now this is a composite bar and we know very well first condition for composite bar is strain equal to strain, strain in steel bar equal to strain in copper tube और strain in copper tube is equal to strain in steel। अब elongation सेम है मतलब strain सेम है। So पहली कंडीशन है strain in steel bar equal to strain in copper tube। So I'm writing a direct formulas for strain हो गया सिग्मा बाय ई। सो सिग्मा हम स्टील के लिए लिख रहे, सो सिग्मा स्टील बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल टू सिग्मा कॉपर बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। अब देखो यहाँ पे इन चीज़ों में से क्या क्या पता है, दोनों यंग्स मॉडुलस वैल्यू हमें पता है, दोनों सिग्मा हमें तो निकालना है, तो किसी एक सिग्मा की वैल्यू दूसरे सिग्मा की फॉर्म में हम निकालेंगे, निकाल के रख देंगे, मतलब एक इक्वेशन बना के रख देंगे। तो देखो सिग्मा स्टील एज इट इज इक्वल टू ये ई स्टील इधर जाएगा, सो ई स्टील बाय ई कॉपर इंटू सिग्मा कॉपर एज इट इज। सो ये हो जाएगा। अब ये वैल्यूज पुटअप करो। ई स्टील कितना है, ई स्टील इज 2.1 इंटू 10⁵ और ई कॉपर है 1.1, सो 2.1 बाय 1.1 इंटू 10⁵, 10⁵ ऊपर 10⁵ नीचे कट जाएगा वैसे भी, इंटू सिग्मा कॉपर। तो देखो 2.1 बाय 1.1, तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा स्टील इज 2 टाइम्स सिग्मा कॉपर। सबसे पहले ये इक्वेशन मिल गया हमें, गॉट इट। लेट मी चेक। टू 2.1 है 1.1 है, तो ये पूरा कंप्लीट 2 नहीं आएगा, ये लेस देन 2 आएगा, 1.909। यस, ये रेशो 2.1 बाय 1.1, तो ये आ गया 1.909 सिग्मा कॉपर। तो ये हो गया इक्वेशन 1। तो हमने एक कंडीशन अप्लाई करी। सेकंड कंडीशन क्या थी, पहली स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेन, सेकंड कंडीशन है लोड, टोटल लोड इक्वल टू लोड कैरिड बाय स्टील, लोड कैरिड बाय स्टील, लोड कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू एरिया। हमने देखा था सिग्मा इज इक्वल टू लोड बाय एरिया, सो लोड इज सिग्मा इंटू एरिया प्लस लोड कैरिड बाय कॉपर, सो सिग्मा कॉपर इंटू एरिया कॉपर। टोटल लोड इक्वल टू, देखो अभी सिग्मा स्टील की वैल्यू हमने सिग्मा कॉपर के फॉर्म में निकाल के रखी है, तो ये वैल्यू पुटअप कर दो। सो आई एम राइटिंग इंस्टेड ऑफ सिग्मा स्टील मैं ये लिख रहा हूँ
तो यहाँ पे सिग्मा स्टील है, मैं लिख रहा हूँ 1.909 सिग्मा कॉपर। एरिया स्टील कितना है, क्या था 706 पॉइंट समथिंग 0.86 प्लस सिग्मा कॉपर वो पता ही नहीं है, निकालना है। एरिया कॉपर 706.86। अब देखो कंप्लीट इक्वेशन में यहाँ पे टोटल लोड की वैल्यू हमें पता है 45,000। अब टोटल इक्वेशन में यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा सी यू ये टर्म अननोन है, तो आप कैल्शियम में डायरेक्टली पुटअप कर लो, सिग्मा सी यू ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। सिग्मा सी यू स्ट्रेस इन कॉपर आना चाहिए 21.88 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस निकाला है हमने। अगर आपको सिग्मा कॉपर मिल गया तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 से आपको सिग्मा स्टील मिल जाएगा। सो सिग्मा कॉपर अगर 21.88 है, सो 1.909 से मल्टीप्लाई किया तो आपको सिग्मा स्टील भी मिल जाएगा। सो इक्वेशन 1 रिप्लाइज ये आना चाहिए 41.77 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि स्ट्रेसेस इन ईच मेंबर, स्ट्रेसेस इन ईच बार कॉपर एज वेल एज स्टील, ये निकाल लिया। लोड भी निकाल सकते हो आप। देखो ये क्या है टोटल लोड, ये क्या है लोड ऑन स्टील, ये है लोड ऑन कॉपर, तो ये हो गया लोड ऑन स्टील। ये आप निकाल सकते हो सेपरेटली और ये निकाल सकते हैं। हेंस लोड ऑन स्टील क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा स्टील इंटू एरिया स्टील। ये आना चाहिए 21.88 इंटू एरिया स्टील 706.86। सो ये आना चाहिए आपका 29525.54 न्यूटन। वैसे ही लोड ऑन, इसको मैं डिनोट करता हूँ लोड ऑन स्टील, लोड ऑन कॉपर, ये आना चाहिए आपका, जैसे फॉर्मूला इसका क्या रहेगा सिग्मा कॉपर इंटू एरिया कॉपर, ये वाला, तो ये आना चाहिए आपका 15466.09 न्यूटन। सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड स्ट्रेस इन ईच मेंबर एंड लोड इन ईच मेंबर। दो ही कंडीशन आपको बस चेक करनी है कि एक स्ट्रेन इन फर्स्ट मेंबर शुड बी इक्वल टू स्ट्रेन इन सेकंड मेंबर, चाहे फिर वो कुछ भी हो। तो सबसे पहले इक्वेट करो, किसी एक स्ट्रेस की वैल्यू दूसरे स्ट्रेस के फॉर्म में कैलकुलेट करके रख दो। सेकंड कंडीशन अप्लाई करो कि टोटल लोड इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय वन मेंबर प्लस लोड कैरिड बाय सेकंड मेंबर। ये वैल्यू इसमें पुटअप करो। पूरे इक्वेशन को जैसे सॉल्व करोगे आप, क्योंकि लोड दिया हुआ रहेगा, तो आपको पहला एक स्ट्रेस मिलेगा, वो स्ट्रेस यूज करके आप सेकंड स्ट्रेस निकालो। दोनों स्ट्रेस निकल गए, और बस अगर आपको लोड निकालना है कि लोड कैरिड बाय ईच मेंबर, तो यही इक्वेशन फिर से कि भाई ये हो गया लोड इन फर्स्ट मेंबर, ये हो गया लोड इन सेकंड मेंबर, तो पहले लोड के लिए सेकंड लोड के लिए ये हो गया आपका न्यूमेरिकल ऑन कंपोजिट बार। हियर वी विल स्टॉप, इन नेक्स्ट lecture again we will solve some more numericals on composite bar. Thank you.